हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास में एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है भूकंप। देखिए, भूकंप को समझाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस क्लास को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा और थोड़े से समय में हम भूकंप वाले टॉपिक को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रैपिड क्लास उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं जो हाल ही में आने वाली परीक्षाओं को देने जा रहे हैं और उनको वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत जल्दी से रिवीजन करना है। तो छोटे छोटे समय में हमने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन करवा दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाएं आप और उस प्लेलिस्ट में जाके अन्य टॉपिकों को जरूर पढ़ें जिससे कि आपको वो अन्य टॉपिक भी आसानी से समझ में आ जाएं। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है भूकंप। भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। देखिए, भूकंप का अर्थ क्या होता है? भूकंप के नाम से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी का कांपना या पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप। जो अनियमित प्रक्रिया है, इसका पूर्व निर्धारण नहीं होता। इसके कारण क्या है? इसके पहले जो कारण है वह है प्लेटों की गतिशीलता। देखिए, भूगर्भीय प्लेटों के आपस में टकराने के कारण पृथ्वी में कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है। सबसे ज्यादा भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के कारण ऐसा होता है। तो यह प्लेटों की गतिशीलता भूकंप आने का मूल कारण होती है। आगे हम बात करें, ज्वालामुखी क्रिया के कारण भूकंप आते हैं, वलन या भ्रंशन के कारण भूकंप आते हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूकंप आते हैं। परमाणु बम विस्फोट में जो परीक्षण किया जाता है उसके कारण भूकंप आते हैं, जिन्हें मानव निर्मित भूकंप कहते हैं। तो इन प्रमुख कारणों के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। अब हम समझेंगे कि भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो भूकंप जब उत्पन्न होता है तो उसमें मुख्य रूप से तीन तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहली तरंग है पी वेव, दूसरी तरंग है एस वेव और तीसरी तरंग है एल वेव। देखिए, पी वेव को अगर हम पी वेव के नाम से समझें तो इसको प्राइमरी वेव, प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले तरंग उत्पन्न होगी उसे हम प्राइमरी वेव कहते हैं। दूसरा एस वेव का मतलब होता है सेकेंडरी वेव, जो दूसरी बार उत्पन्न होती है, दूसरे नंबर की तरंग उत्पन्न होती है, उसे हम एस वेव बोलते हैं, सेकेंडरी वेव कहते हैं। और एल वेव को मतलब बोलते हैं लॉन्ग वेव, यानी कि ऐसी तरंग जिसका प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर लंबी दूरी तक पाया जाता है उसे एल वेव तरंग कहा जाता है। तो पृथ्वी से मुख्य रूप से भूकंप जब आता है तो पृथ्वी पर तीन तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी वेव, एस वेव और एल वेव। देखिए, पी वेव सभी माध्यमों में चल सकती है, एस वेव केवल तरल माध्यम में नहीं चलती, ठोस माध्यम में चलती है। तो एस वेव किस माध्यम में नहीं चलती? तरल माध्यम में नहीं चलती, ठोस माध्यम में चलती है। और एल वेव सभी माध्यमों में चलती है। इन सब में सबसे ज्यादा जो विनाशकारी जो तरंग है वह कौन सी है? सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग कौन सी है? एल वेव है। देखिए, इस नक्शे की सहायता से हम समझेंगे। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उस जगह को कहा जाता है, उस केंद्र को कहा जाता है फोकस या भूकंप मूल कहते हैं। इसी का नाम होता है हाइपोसेंटर। क्या नाम होता है? हाइपोसेंटर, जिसे हम अपकेंद्र कहते हैं। और पृथ्वी के जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले महसूस होती हैं, यानी कि भूकंपीय तरंगें सबसे पहले महसूस होती हैं, उस स्थान को एपीसेंटर कहा जाता है या इसी को हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो फोकस से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और एपीसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं। सबसे पहले पहुंचने वाली जो तरंग होती है वह पी वेव होती है। सबसे बाद में जो तरंग पहुंचती है वह एल वेव होती है। अब इन तरंगों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, पी वेव को प्राइमरी वेव या संपीड़न तरंगें भी कहा जाता है, संपीड़न तरंगें भी कहा जाता है। सबसे तीव्र तरंगें हैं, इनकी गति होती है 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 8 से 14 किलोमीटर जाती हैं। और सीस्मोग्राफ द्वारा सबसे पहले मापन किया जाता है पी वेव का। किसका मापन किया जाता है? पी वेव का सबसे पहले मापन सीस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। और पी वेव को ध्वनि या अनुदैर्घ्य तरंगों के समान माना जाता है। पी वेव कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग, जिन्हें किनके समान माना जाता है? ध्वनि तरंगों के समान माना जाता है। आगे हम बात करें ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग, इन्हीं को सेकेंडरी वेव या एस वेव के नाम से जानते हैं। इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यह जल तरंग या प्रकाश तरंगों के समान है और यह तरल पदार्थ से नहीं गुजरती। यही कारण है कि जो महासागरीय लहरों में ही यह तरंग क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। अगली बात करते हैं हम लॉन्ग वेव, जिन्हें एल वेव के रूप में जानते हैं। इन्हीं को धरातलीय वेव कहा जाता है और इन्हीं को सरफेस वेव भी कहा जाता है, सरफेस वेव भी कहा जाता है। धरातलीय तरंगों को
और एपी सेंटर पर सबसे बाद में पहुंचती हैं धरातलीय तरंगें। सबसे बाद में पहुंचने वाली, एपी सेंटर पर पहुंचने वाली कौन सी तरंगें होती हैं? धरातलीय तरंगें। इनका वेग सबसे कम होता है 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है। धरातल पर सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रभाव होता है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी होती हैं, क्योंकि यह जल और थल दोनों में ही गमन कर सकती हैं। तो इस तरह से पी वेव, एस वेव और एल वेव के बारे में हम समझ सकते हैं। अब हम बात करें कि भूकंप, पूरी विश्व में भूकंपों का वितरण कहाँ कहाँ है, तो मुख्य रूप से भूकंपों की वितरण की 3 पेटियां हैं। कौन कौन सी? प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी में दुनिया का 63% भूकंप आता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में 21% भूकंप आता है। मध्य अटलांटिक पेटी में जो बचा हुआ बहुत कम मात्रा में क्या है, भूकंप देखा जाता है। देखिए, प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं? चिली, कैलिफोर्निया, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और उसके प्रशांत महासागर के आसपास के जो किनारे पर जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप देखा जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में पिरेनीज, आल्प्स, काकेशस, म्यांमार और पूर्वी द्वीप समूह पर भूकंप सबसे ज़्यादा आता है। और मध्य अटलांटिक कटक के सारे आइसलैंड से लेकर और बॉबेट द्वीप तक जो पेटी पाई जाती है वहाँ पर भूकंप ज़्यादा देखा जाता है। अब हम बात करते हैं भूकंप मापक यंत्र के बारे में। देखिए, भूकंप मापक यंत्र प्रमुखतः 2 तरह के होते हैं जो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। किसको मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। तीव्रता मतलब कि भूकंप कितने झटके दे सकता है या उसकी ताकत कितनी है, तो उसे हम कहते हैं तीव्रता। 2 स्केल हैं। पहला स्केल है मर्केली स्केल, दूसरा स्केल है रिक्टर स्केल। मर्केली स्केल पर भूकंप की तीव्रता को 1 से 12 अंकों तक मापते हैं और रिक्टर स्केल पर 0 से 9 अंकों तक मापा जाता है। रिक्टर स्केल सबसे ज्यादा दुनिया में उपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा अधिक शुद्धता बताता है और भूकंप की तीव्रता का मापन अच्छे से करता है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकतम देश रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। आपने सिस्मोग्राफ पढ़ा होगा कि सिस्मोग्राफ क्या है। तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों का अंकन करता है। सिस्मोग्राफ क्या करता है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रताओं का अंकन करता है। जबकि भूकंप की तीव्रता का अंकन कौन करते हैं? वह है मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। भूकंपीय तरंगों का मापन कौन करता है? सिस्मोग्राफ करता है। यही कारण है कि भूकंप विज्ञान को कहा जाता है सिस्मोलॉजी, और सिस्मोलॉजी की परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके और उनका अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान कहते हैं। अर्थात भूकंपीय लहरों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यदि भूकंप महासागर में उत्पन्न हुआ, अंतः सागर में उत्पन्न हुआ, सागर के बीच में उत्पन्न हुआ, तो उस समय क्या होता है कि सागर में लहरें बहुत ऊंचाई तक उठती हैं और उन सागरीय लहरों को कहा जाता है सुनामी। क्या कहा जाता है? सुनामी। तो सुनामी अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरें होती हैं। यह अत्यंत प्रबल होती हैं और हानिकारक होती हैं, क्षतिकारक होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल है 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के हिंद महासागर के तल से अंतः सागरीय भूकंप उठा, जिसके कारण 11 देश प्रभावित हुए और इन लहरों की ऊंचाई कितनी थी? ऊंचाई थी 33 फीट ऊंची थी। यानी इनमें हमारा भारत देश भी क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। तो सुनामी कहा जाता है कि जब महासागर में भूकंप आए तो लहरें बहुत ऊंचाई तक उठ जाती हैं और ऊंचाई तक उठने पर यदि ये लहरें किनारे तक पहुंचती हैं तो किनारे वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या करती हैं? ये हानि पहुंचाती हैं, क्षति पहुंचाती हैं। तो इन लहरों को कहा जाता है सुनामी, जिनका मूल कारण होता है भूकंप। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक थोड़े से समय में हमने रिवाइज कराया। आशा करता हूं कि आपको ये भूकंप वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा और यहाँ से प्रश्न बाहर जाने की ना के बराबर संभावना है, बहुत ही कम संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बाहर जाए। तो आपकी कोई क्वेरी या आपकी कोई जो इंक्वायरी है वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।